हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक। ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बीएड में तो हेल्प करेगा ही साथ यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली जो क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा जो कि अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका सिलेबस होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे वृद्धि यानी कि ग्रोथ का क्या अर्थ होता है। वृद्धि जो शब्द है इसका प्रयोग शरीर के आकार, भार और वृद्धि के संदर्भ में लिया जाता है। इस वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों और शरीर की साधारण वृद्धि भी शामिल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि इसे नापा, तोला व देखा जा सकता है। जो हमारे शरीर की वृद्धि है इसको हम आसानी से नाप तोल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर का भार कितना है, इसको हम तोल सकते हैं और ये भी नाप सकते हैं कि हमारे शरीर की लंबाई कितनी है। लेकिन इसी जगह पर अगर विकास होता तो हम विकास को नाप तोल नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं किसी व्यक्ति का जो आईक्यू है वो 250 ग्राम बढ़ गया है या फिर घट गया है, तो इस प्रकार हम विकास को नाप तोल नहीं सकते हैं। लेकिन वृद्धि को आसानी से नापा तोला जा सकता है। वृद्धि जो है ये एक समय के बाद रुक जाती है, निरंतर नहीं चलती है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक वृद्धि नहीं चलती है। अब हम देखेंगे वृद्धि की परिभाषा। हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार इन्होंने कहा है कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। आगे देखिए, एच.बी. मेरेडिथ के अनुसार परिभाषा दी गई है। वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण जो है ये मानव के आकार में परिवर्तनों का आना है। दूसरा प्रमाण बताया है संख्या से, और 2 कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा प्रमाण है कि मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना, और चौथा प्रमाण है हृदय, अंतड़ियों और अन्य अंगों के कोणों तथा स्थिति में परिवर्तन का होना। और लास्ट क्या है, पांचवा प्रमाण दिया है कि सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर जो है वो टांगों की अपेक्षा छोटा हो सकता है। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये एच.बी. मेरेडिथ के अनुसार दी गई है। तो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि आपको बीएड एग्ज़ाम में कुछ परिभाषा लिखनी होती हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे। पहला है, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो आप सभी को पता चल गया है कि जो वृद्धि है इसको हम आसानी से मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति के 2 पैर हैं और किसी व्यक्ति के 4 पैर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी के 2 पैर और 2 हाथ ही होंगे। तो इस प्रकार हर व्यक्ति में सामान्य पद्धति होगी, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से वृद्धि नहीं होती है। विकास जो है वो अलग अलग होता है। आगे देखिए, वृद्धि निषेचित अण्ड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं चलती, एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें कभी कभी परिवर्तन आते रहते हैं। हो सकता है कि कभी कभी जो वृद्धि है वो किसी व्यक्ति में धीरे हो और किसी व्यक्ति में बहुत तेजी से हो। आगे देखिए, वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है। इसमें किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों के परिणाम से ही वृद्धि संभव है। शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन कुछ समय बाद ये धीमी हो जाती है। जब बच्चा शिशु काल में होता है तब उसकी वृद्धि काफ़ी तीव्र हो रही होती है, लेकिन जब बच्चा 7 से 11 या 12 वर्ष की आयु तक के बीच होता है तब बच्चे का जो वृद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी होती है। लेकिन आखिर में किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते जो बच्चे की वृद्धि है वो काफ़ी तेज़ी से होती है।
आगे देखिए, शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जब कद में वृद्धि होती है तब भार कम हो जाता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा है या फिर उसको भोजन अच्छी मात्रा में मिलता है तो उसकी शरीर की वृद्धि बहुत अच्छे से होती है और उसकी मानसिक वृद्धि भी तेजी से होता है। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। आगे देखिए, विकास का अर्थ अब जानेंगे, यानी कि डेवलपमेंट। तो विकास शब्द जो है इसकी उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। जो विकास होता है ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप में होता है। अतः विकास जो है ये परिपक्वता का ही एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि इस पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। विकास जो है इसको हम माप नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किसी की आयु कितनी है, हम ये नहीं पता लगा सकते कि किसी की बुद्धि कितनी है। आगे देखिए, कुछ परिभाषा है विकास के संबंध में। जर्सील, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार कहा गया है कि विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। हरलॉक के अनुसार कहा गया है कि विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। हरलॉक ने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है। तो ये कुछ परिभाषा है, ये आपको याद रखनी होंगी। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं विकास से संबंधित हैं, जो कि विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की दिशा की ओर होता है। विकास कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलते रहता है, यानी कि इसको हम उम्ब टू टुम्ब कह सकते हैं। गर्भकाल से मृत्यु तक विकास चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। वृद्धि और विकास की जो प्रक्रियाएं हैं ये साथ साथ चलती हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत है। आगे देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे विकास के सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण तथा इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। अर्थात विकास के कुछ सिद्धांत हैं, आइए देखते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की जो प्रक्रिया है ये माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे तथा निरंतर चलती रहती है। लेकिन यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास की निरंतरता की गति एक समान नहीं होती। हर व्यक्ति में एक समान रूप से विकास नहीं होता, किसी में तीव्र होता है या फिर किसी की बुद्धि जो है वो कम होगी, किसी की बुद्धि तेज गति से होगी और ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार एक समान नहीं होती, इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में आया कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे यह परिवर्तन होता रहता है। आगे देखिए, एक रूपता का सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत है। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता जो है वे विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण देखिए, बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होता है, चाहे ये बच्चे विश्व के किसी भी देश में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे जो हैं वो कहीं और देश में रहते हैं तो उनका विकास बहुत तेज़ी से होता है या फिर वो बचपन से ही एकदम से परिपक्व हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चे एक सीधी रेखा में या फिर एक निश्चित रूप से ही वो उनका विकास होता है, चाहे वो कहीं भी रहें। आगे देखिए, बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में होगा, अर्थात विकास जो है ये सिर से शुरू होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चों के विकास की गति
इसमें तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी बच्चों के दूध के दांत सबसे पहले टूटते हैं और दूसरे बाद में। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा अमेरिका में रह रहा है या फिर जापान में रह रहा है तो उसके दूध के दांत पहले नहीं आएंगे और दूसरे दांत पहले आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सभी बच्चों के दूध के दांत पहले ही टूटेंगे, उसके बाद दूसरे दांत। तो इस प्रकार बच्चा कहीं भी रह रहा हो। आगे देखिए, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, चूँकि विकास प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है। हर आयु वर्ग की अलग अलग विशेषता होती हैं, जिनके कारण हर आयु वर्ग के व्यवहारों में अंतर होता है। इन अंतरों को हम अनदेखी नहीं कर सकते। जुड़वा बच्चों में भी वैयक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, अतः सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास उनकी अपनी स्वाभाविक गति से होती है। यानी कि इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। सभी लोग एक दूसरे में कोई ना कोई वैयक्तिक भिन्नता जरूर होती है। अब आगे देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का क्या सिद्धांत है। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम की ओर वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। इनमें से आप किसी एक को नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण को किसी एक को आप छोड़कर नहीं देख सकते हैं। ये दोनों साथ ही होने चाहिए, यानी कि इनकी अंतःक्रिया से ही विकास संभव है। विभिन्न अध्ययनों से यह सिद्ध कर दिखाया है कि बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रम को बच्चे की व्यक्ति की नींव माना जाता है। आगे देखिए, समग्र विकास का सिद्धांत। मनुष्य की शरीर का विकास समग्र रूप से ही होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता रहता है, जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक। ये सारे विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऐसा भी सत्य है कि सभी पक्ष परस्पर इस विकास पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। इस दृष्टि से अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता यानी कि मैच्योर जो बच्चा होता है, मैच्योरेशन से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं, और ये प्रभावित हुए वृद्धि और विकास बदले में सीखने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। कोई भी बालक किसी एक कार्य को रोकने के लिए, एक कार्य को करने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि उसकी परिपक्वता अन्य कार्यों को करने के लिए भी उपयुक्त हो। अतः बच्चों में परिपक्वता के स्तर की भी भिन्नता होती है। कोई बच्चा कम परिपक्व होता है और कोई बच्चा ज़्यादा परिपक्व होता है। आगे देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है और दिशा निश्चित है। मानव के बच्चे का सबसे पहले सिर प्रौढ़ आकार ग्रहण करता है और फिर टांगे जो हैं ये सबसे बाद में। बहकेरुड़ विकास में यह सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट है। इस विकास की निम्न दिशाएं होती हैं। आइए देखते हैं। पहला है सिर से पांव की ओर। मानव जो है वो शिशु सिर से पांव की ओर बढ़ता है और विकास विकसित होता है, ना कि पांव से सिर की ओर। पहले बच्चे का गर्भ में सिर विकसित होता है, उसके बाद पैर का विकास होता है। आगे देखिए, रीढ़ से हड्डी से बाहर की ओर। इसी प्रकार विकास का क्रम जो है ये रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर बाहरी विकास शुरू होना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भ्रूणावस्था में सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर शरीर का निचला सिरा विकसित होता है। आगे देखिए, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंग को, फिर उसके विशिष्ट भागों को प्रयोग करना या चलाना सीखता है। पहले बच्चे को अगर पेन पकड़ाई जाती है तो वो पूरे हाथ से पेन पकड़ता है, लेकिन बाद में उसमें परिपक्वता आते आते उसको अगर पेन पकड़ाया जाए तो वो बच्चा सिर्फ उंगली से भी पेन पकड़ना सीख लेता है। फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है
उदाहरण देखिए यहाँ पर, पहले बच्चे पूरे हाथ को हिलाता है और फिर धीरे धीरे हाथ को और उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर ये एक उदाहरण हो गया। अब आगे देखेंगे, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत क्या कहता है। छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे ही वे बड़े होते हैं, उनकी स्वयं की मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा और उनका स्वयं का आंतरिक नियंत्रण का समूह या फिर सेट उनका विकसित हो जाता है। अब आगे है, वृद्धि और विकास के नियमों का जो कुछ महत्व है शिक्षा में, इसको देखेंगे। पहला है, विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से एक अध्यापक यह जान सकता है कि बच्चे को कब और किस तरह से उत्साहित करना है ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा है, इस नियमों सहायता से, जो नियम हमने देखे हैं पहले, जो सिद्धांत पढ़े हैं, इनकी सहायता से अध्यापक को बालक के स्तर के बारे में भी ज्ञान होता है। अगला है, इन सिद्धांतों के माध्यम से अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत अंतरों को पहचान उसको उसी ढंग से शिक्षा प्रदान कर उसके विकास को भी बढ़ा सकता है। आगे देखिए, चौथा क्या है, विकास के सिद्धांतों के आधार पर एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों को भी पूरा कर सकता है और ये नियम जो हैं ये अध्यापक को पाठ योजना बनाने में भी काफ़ी मदद करते हैं। वृद्धि तथा विकास के नियम अध्यापक को ज्ञान प्रदान करते हैं कि किस स्तर पर बच्चे से आशा की जा सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ महत्व थे शिक्षा के बारे में। दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।